Hello students, I am Priyanshu Kumar, your मैथ्स मेंटर। हम लोग एक्सरसाइज 1.3 कर रहे थे जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोगों ने किया, क्योंकि वो हमारे जो हमने अभी एक्सरसाइज किया सबसेट्स पे बेस्ड थी, तो आप उस लेक्चर को देख चुके होंगे। तो हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए हैं इस एक्सरसाइज के, और 5 to जो 8 हैं वो बेस्ड हैं इंटरवल्स पर। तो इंटरवल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने बोला था कि आप इंटरवल्स के क्वेश्चंस खुद से लगा लो, उसके बाद जो नहीं आएगा आप देख लेना इस वीडियो से। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं लगाया है वो अभी साथ साथ लगा सकते हैं, और जिन लोगों ने लगा लिया है आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लो और लॉजिक से समझो, थ्योरीज को आप प्रॉपरली जज करो कि क्या आपने समझा है सही से, तो इस क्वेश्चंस के माध्यम से आप समझो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये क्या कह रहा है कि राइट दी फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो ये हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको बस हमको इंटरवल्स के फॉर्म में लिख देना है। तो ये क्या कह रहा है कि x इज ए रियल नंबर, और ये -4 ओपन से, ठीक है, -4 से बड़ा है, जब ऐसे लिख रहे हैं हम -4 से बड़ा है x, और वो छोटा है 6 से पर इक्वल भी है 6 के। ठीक है, जब लेस देन इक्वल टू का लगा रहे हैं सिंबल, तो मतलब वो 6 से छोटे होने चाहिए पर जाकर के 6 तक होना चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -4 से बड़ा हो तो ओपन इंटरवल, जब हम -4 को इंक्लूड नहीं करें, जब यहाँ इक्वल टू नहीं लिखे हैं तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम -4 से लेकर के 6 तक ऐसे लिखेंगे। इसके ऊपर हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है पिछले थ्योरीज में, तो आप उसको एक बार जरूर देख लें अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने आए हैं तो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो जब हमारा ओपन रहता है और क्लोज नहीं रहता है, मतलब इक्वल टू नहीं रहता है, तो -4 से हमको बड़ा चाहिए और वो 6 तक चाहिए, 6 से छोटा 6 तक। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, कर्व ब्रैकेट -4, 6 क्लोज्ड ब्रैकेट। उसी तरीके से नेक्स्ट बताइए, ये दोनों में ही हमारा इक्वल टू नहीं है, तो -12 से बड़ा और -10 से छोटा, तो हम ऐसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू -12 से लेकर के -10 तक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो ये इंटरवल्स होते हैं इसको अगर हम ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब हो गया कि सारे ही रियल नंबर्स हमारे -12 से बड़े और -10 से छोटे। ठीक है, तो थर्ड नंबर कह रहा है कि 0 से इक्वल और बड़े होने चाहिए, तो हम ऐसे लिखेंगे क्लोज्ड ब्रैकेट 0 और 7 ओपन ब्रैकेट। इसके लिए हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3 क्लोज्ड से 4 क्लोज्ड तक, तो 3 और 4 के बीच में सारे ही, और साथ में 3 और 4 को लेते हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें ऊपर की तरह जैसे क्वेश्चन दिया था उस तरह से लिखना है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में था। तो पहले वाले को हम कैसे लिख सकते हैं कि ये क्या है, कि इसके लिए लिख सकते हैं कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और वो -3 से बड़ा हो x और 0 से छोटा हो, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड वाले को क्या कह रहा है, ये अच्छा ये क्लोज्ड में है ना। ठीक है, क्लोज्ड के लिए इसको हम अच्छे से अगर नीचे की तरफ लिख दें तो ऐसे कह रहा है, और यहाँ पे क्लोज्ड हम ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर दें। सेट बिल्डर फॉर्म का यही तरीका है। सेकंड वाला क्या कह रहा है कि 6 क्लोज से 12 क्लोज्ड तक, तो ये इसको लिख सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये हमारा जब क्लोज्ड होता है तो इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और वो लेस देन इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये सेकंड नंबर हो गया। जब हम थर्ड नंबर को लिखेंगे तो कैसे लिखना होगा, थर्ड नंबर क्या कह रहा है कि 6 ओपन से बड़ा हो और 12 से छोटा हो और इक्वल हो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 6 से बड़ा हो और 12 से छोटा हो और इक्वल हो, लेस देन इक्वल टू 12। ठीक,
फोर्थ नंबर क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यह -23 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और लेस देन 5 है। तो यहाँ जब हमारा कर्व ब्रैकेट होता है तो उसको हम कहते हैं क्या कि वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो 5 से यहाँ छोटा मिलेगा और 23 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको कंफ्यूजन हो रहा है और आपने थ्योरी नहीं देखी है तो आप एक बार थ्योरी को देख लो, ठीक है। पिछला लेक्चर जो है, जो 1 to 4 है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, उससे पहले हमने थ्योरीज देखी है, इंटरवल्स को कैसे लिखते हैं, तो आप उसको देख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहले आप थ्योरीज को समझ लिया करो, तब आप क्वेश्चंस देखा करो। पर मैंने बहुत सारी चीजें थ्योरीज की भी क्वेश्चंस करते हुए बता दी है, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दिस सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि हम ऐसा सेट ले लें जिसके अंदर की ये सारी चीज आ जाए, ये वाली सेट हमारे पास आ जाए। हम कैसा सेट ले लें, तो दोनों के लिए कराई ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो इनके लिए क्या हो, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो अगर हम सेट ऑफ ट्रायंगल्स ले लें तो वो एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि सेट ऑफ ट्रायंगल्स में हमारे पास सारे ही ट्रायंगल्स होंगे, राइट ट्रायंगल्स होंगे, आइसोसेलेस भी होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स भी होंगे, तो हर तरीके की ट्रायंगल्स होंगी सेट ऑफ ट्रायंगल्स में। तो वो सेट क्या बन जाएगा कि हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक। चलिए, तो सेकंड क्या कह रहा है कि दिस सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट सजेस्ट कर सकते हैं कि सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के सेट में हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे और वो आइसोसेलेस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ये थोड़ा सा हम इसमें गड़बड़ हो सकता है हमारे लिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे इसमें, ठीक है। वे हर इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो क्या कह सकते हो, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है या नहीं होता है, ये बताइए आप। हर इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होता है, लेकिन हर आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। इसीलिए इसको हम अगर कहें तो गड़बड़ हो सकता है हमारा, क्योंकि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे पास जरूरी नहीं है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हो और वो इक्विलैटरल ना हो, ठीक है। तो हमको ऐसा सेट लेना है, जिस यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा जिसमें कि सारे के सारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आ जाएं। तो इसके लिए भी हम सेट ऑफ ट्रायंगल्स सिर्फ ले लें तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। सेट ऑफ ट्रायंगल्स इसके लिए भी अगर हम लिख लें तो वो हमारा एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमको आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। पर जब हमको यूनिवर्सल सेट बनाना हो किसी का तो उसमें वो चीज होनी ही चाहिए। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर हमको यूनिवर्सल सेट बनाना है तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल्स उसमें होनी ही चाहिए। तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स डेफिनेटली हो सकता है दोनों ही के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आप इससे बड़ा भी कोई सेट ले सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं, हम ऐसा जस्ट बड़ा ले लेते हैं जिससे कि हमारा काम बन जाए, ये चीजें सारी की सारी इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो 8 नंबर क्या कर रहा है, गिवन दिस सेट A135 B246 C02468, ये सारे एलिमेंट्स हैं। Which of the following may be considered as universal set for all the three sets A, B and C? इन A, B, C तीनों सेट के लिए हम कौन सा एक यूनिवर्सल सेट लें जिसमें कि ये तीनों आ जाए। यूनिवर्सल सेट का मतलब ही होता है कि हम ऐसा सेट ले लें जिसमें कि हम जो भी चीजों को कंसीडर कर रहे हैं, जिन भी सेट्स को कंसीडर कर रहे हैं, सारी कुछ आ जाए, ठीक है। हमारे डिस्कशन के अंदर अभी ये तीनों सेट्स हैं A, B और C, तो ये तीनों ही आने चाहिए। तो हम ऐसा एक सेट ले लेते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि हमको यूनिवर्सल सेट लेना है जिसमें कि हमारे पास A, B, C
तीनों ही आ जाने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पहला लेते हैं तो इसमें 1 0 1 3 5 सब कुछ है, ये ए सेट आ जाएगा, बी सेट भी हो जाएगा, लेकिन सी नहीं आ पाएगा क्योंकि इसमें 8 एक्स्ट्रा है। तो जब हम इसको कंसीडर कर लेंगे यूनिवर्सल सेट, तो हमारे पास सी को हम नहीं कंसीडर कर पाएंगे। ठीक है, जब हम इसको यूनिवर्सल सेट ले पाएंगे तो हमारे पास ए और बी को तो हम डिस्क्राइब कर पाएंगे इसको लेते हुए, लेकिन सी को नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम ए वाले को नहीं लेंगे। तो हम यूनिवर्सल सेट ऐसा लेते हैं जिसमें कि जो भी सेट हम ले रहे हैं, जैसे ए बी सी यहाँ पे, तो वे सारे ही के सारे उनके एलिमेंट्स जो होने चाहिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। तो हम ऐसा सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो सेकंड भी नहीं होगा क्योंकि इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं, ये 5 सेट है। ठीक है, एम्प्टी सेट है ये, तो इसमें तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं लेंगे। ये ले सकते हैं, लग रहा है वो 0, इसमें सेट 1 के भी एलिमेंट्स हैं 1 3 5, 2 के भी बी के भी हैं 2 4 6, और सी के भी हैं 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 सारे कुछ हैं। तो ये हम थर्ड वाले को यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। ठीक है, फोर्थ वाला क्या करा, इसमें तो 0 नहीं है, जबकि यहाँ पे हमको सी वाले में 0 है, तो इसीलिए फोर्थ को भी नहीं लेंगे। तो इन ए बी सी के लिए हम लोग थर्ड वाले जो सेट है हमारा, इसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरवल से रिलेटेड यही सारे क्वेश्चंस थे, इंटरवल से रिलेटेड और यूनिवर्सल सेट से रिलेटेड। तो इसमें हम बस यही देखेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है थ्योरीज देखेंगे। ठीक है, और इसके आगे की थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोगों को वेन डायग्राम्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम कर सकें। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसके बाद वाला लेक्चर जरूर देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, आपके बोर्ड्स में भी आएंगे, 12th में भी आपको ये काम आएगा, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में। और ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में बीच बीच में हमारे जो फंक्शंस में भी जो 12th के केसेस होंगे उसमें हम काफी यूज करेंगे इसका। तो वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है जिसका की यूज रहेगा ही। साथ में ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, जेई मेंस, एडवांस। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, एनडीएस में भी रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप जरूर अटेंड करें। और मुझे लगता है कि ये जो एक्सरसाइज हैं 1.3, इसके सारे ही क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। 1 से 5 तक हमारा, 1 से 4 तक प्रीवियस लेक्चर में था, और यहाँ 5 से जो हमने 8 इसमें कवर किया है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलो और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ो, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।